और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। अभी 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में भारत में सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री के रूप में काम करने और सफलतम यात्रा का एक उत्सव एनडीए ने दिल्ली में आयोजित किया। इस अवसर पर आप सब ने देखा होगा, दुनिया के सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री जी के प्रति दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री जी के प्रति भी और पूरे देश के प्रति भी व्यक्त की। वास्तव में जब देश के सामने कोई ऐसा लोकप्रिय, चमत्कारिक, दूरदर्शी सोच का नेता किसी देश को मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगते। हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के पहले का भारत, वह किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन सब ने इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, और आज की पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो भारत अपनी विकास की यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, तमाम झंझावतों से जूझते हुए, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लगातार आगे बढ़ाया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए 12 वर्ष देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो है 12 वर्ष के शानदार कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश की इस टीम की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय कैबिनेट को इसके लिए बधाई देता हूं। हम लोगों ने इस चीज को एहसास किया है कि इन 12 वर्षों में हर व्यक्ति ने इस बात का एहसास किया है कि आज से यानी 1947 से लेकर के आजादी के पहले का भारत क्या था। गुलामी के कालखंड थे, बंदिशें थीं,
तमाम प्रकार से लोगों की भावनाओं को, लोगों की आजादी को रौंदा गया था। लेकिन 1947 में जो देश स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्र भारत के अंदर भारत के नागरिकों को, वह किसी भी तबके का रहा हो, बांटने का काम तो किया होगा राजनीतिक दलों ने। किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने मत और मजहब के नाम पर, किसी ने संप्रदाय के नाम पर। लेकिन फोकस्ड कार्यक्रम और उन कार्यक्रमों को सफलतम क्रियान्वयन होते हुए नहीं देखा होगा। पहली बार भारत इस बात का एहसास कर रहा है कि योजना बनाना ही नहीं, उस कार्य योजना को बनाने के साथ ही यह भी तय करना कि उसके सफल क्रियान्वयन के लिए उन सभी पक्षों को साथ लेकर के चलना और उसे जन आंदोलन बना देना। पहली बार इस बात को देखा होगा। देश के अंदर जनधन अकाउंट खोलने की बात हो या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के पास देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार अपना स्वयं का शौचालय हो, 4 करोड़ परिवारों को देश के अंदर सिर को ढकने के लिए अपने स्वयं के आवास उपलब्ध कराने के कार्य हो, या फिर देश के अंदर गरीब को जो हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में उपचार की सामर्थ्य नहीं रखता है, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से बिना किसी सिफारिश के उसको कवर करने का की योजना। नए उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, युवाओं के लिए स्टार्टअप की योजना हो, या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डिजिटल इंडिया और भारत की व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक व्यापक परिवर्तन की रणनीति के साथ, एक नई पहचान के साथ भारत को आगे बढ़ाना। ये सभी हमने इन 12 वर्षों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हुए देखा है। और अगर मैं कहूं, ये 12 वर्ष आस्था और आर्थिकी के भी एक बृहद संगम के रूप में पूरे देश ने देखा है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने, देश के किसी यशस्वी नेता ने यह साहस किया कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, और उन्होंने कहा ये 4 जातियां एक गरीब की है, एक आधी आबादी महिलाओं की है, एक युवा की है, एक अन्नदाता किसान की है। आपने देखा होगा इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके और इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वह अद्भुत है। कोई सोच सकता है जो ये कार्यक्रम जिनकी बात मैं पहले कर रहा था, जनधन अकाउंट की बात कर रहा था, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की सुविधा हो, एयर कनेक्टिविटी हो,
या ये जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, इन सब के साथ एक गरीब के जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए, कैसे उसका सस्टेनेबल विकास हो सके, केवल रेवड़ी संस्कृति नहीं, एक सस्टेनेबल विकास का मॉडल, जिससे उसके जीवन स्तर में वो जीवन भर गरीब न रहे बल्कि उसके जीवन स्तर में परिवर्तन हो, यह पहली बार देखने को मिला। जब स्वतंत्र भारत ने, अनुमान करिए, जब मोदी जी ने देश के अंदर सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब देश के अंदर कुल देश की आबादी 120 करोड़ थी और मोदी जी ने सफलतापूर्वक इस दौरान जो कार्यक्रम चलाए, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 25 करोड़ लोग। दुनिया के अंदर कितने देश हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ है? केवल 3 देश, भारत, चीन और अमेरिका। यानी 25 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा से उबर करके उन्होंने सामान्य नागरिकों के रूप में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया है। उनके घर में कोई ना कोई कमाने वाला है, एक निश्चित कमाई है, और अगर मोदी जी ने देश के अंदर इन कार्यक्रमों को चलाया है तो उसका सर्वाधिक लाभ यूपी जैसे राज्य को प्राप्त हुआ। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, पहचान के लिए मोहताज, जिस राज्य में अराजकता थी, असुरक्षा थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, जिस राज्य के नौजवान के लिए राज्य में तो नौकरी और रोजगार नहीं था, लेकिन राज्य के बाहर भी पहचान का मोहताज होकर के इन सब चीजों से वंचित होना पड़ता था, उस राज्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन का लाभ उठाया। अगर केंद्र ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास दिया, तो उत्तर प्रदेश में 65 लाख गरीब परिवारों को एक एक आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय बने, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने, तो यूपी के अंदर 3 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने। देश के अंदर 10 करोड़ घरों में माताओं के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए, रसोई के लिए एलपीजी के मुफ्त में कनेक्शन मिले, तो यूपी के अंदर लगभग 2 करोड़ परिवारों को यह सुविधा मुफ्त में मिली। देश के अंदर अगर आयुष्मान भारत में 60 करोड़ लोग कवर हुए, तो उन 60 करोड़ में से 15 करोड़ अकेले यूपी के हैं। देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, कोविड कालखंड में जब दुनिया पस्त हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, तब भारत अपने उन लोगों को पूछ रहा था, उन लोगों की पूजा कर रहा था जिसको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था, और वह कार्य भारत के अंदर हुआ। तो यूपी के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में। पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी का बयान, पीएम के नेतृत्व में हो रहा है देश का विकास, 12 साल में बढ़ती भारत की तस्वीर, भारत की आज मजबूत वैश्विक पहचान है।
यूपी के गौतम बुद्ध नगर को आज 45 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। सीएम योगी ने लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इन बसों से कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खबर के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत फ्लाइट को रोक लिया है। सुरक्षा जांच जारी है। यूपी में चुनावी हलचल तेज हो गई है। यूपी में चुनावी हलचल को देखते हुए बीजेपी इसी महीने में शुरू करेगी यूपी में सीट बंटवारे पर मंथन। कल ओपी राजपथ, संजय निषाद, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात की थी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून से कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू होंगी। एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल फ्लाइट का ट्रायल पूरा होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह फैसला किया है। यूपी के वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। इससे पहले गुरुवार को प्रशासन ने और भी 12 इमारतों को ध्वस्त किया। अब तक इलाके के 136 घर गिराए जा चुके हैं। यूपी के फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रेन पर हमले के मामले में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 नाबालिग अभियुक्तों को हिरासत में लिया। एक अन्य की तलाश जारी है। कल शाम लखनऊ से नई दिल्ली जा रही ट्रेन पर किया गया था हमला। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एसटीएफ ने राजू कुमार मांझी और सदस्य छोटेलाल यादव को जौनपुर से गिरफ्तार किया। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों ने कुछ युवकों की पिटाई कर दी। आरोप है कि बाइक से जा रहे युवकों को रोककर बदमाशों ने जबरन धार्मिक नारे लगाने का दबाव बनाया था और नारा न बोलने पर उनकी जमकर पिटाई कर दी। लखनऊ में कार में बैठी महिला से बदमाशों ने की लूटपाट। इंदौराबाग पुलिस चौकी के पास बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग कर बदमाशों ने रुकवाई थी कार। 2 साल बाद रूस में मारे गए 2 युवकों की डेड बॉडी आजमगढ़ लाई गई। ताबूत में लाए गए दोनों युवकों के कंकाल नौकरी के लालच में आकर 2024 में दोनों युवक गए थे रूस। यूपी के सोनभद्र में समा सिंह गौड़ नाम के व्यक्ति की उसके दोस्त ने ही हत्या कर दी। पत्नी से अवैध संबंधों की वजह से चाकू मारकर हत्या की। पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में मिलावट की शिकायतों के बाद चलाया गया विशेष अभियान। खाद्य सुरक्षा टीम ने जेवर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापेमारी की। कुल मसालों में 18 नमूने जांच के लिए इकट्ठे किए गए, जिसमें 99 किलो कश्मीरी मिर्च और करीब 2500 किलो हल्दी पाउडर को सीज किया गया। नोएडा में सेक्टर 49 के एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। फ्लैट में फंसे बुजुर्ग दंपत्ति को पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। और अब आपको दिखाते हैं मीनाक्षी नटराजन के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली में कैसा चल रहा है। दिल्ली में आज कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस का यह सत्याग्रह आंदोलन था। एमपी कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रदर्शन को किया है। पुलिस से कांग्रेस नेताओं की धक्का मुक्की भी इस दौरान हुई है। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। ये तमाम लोग जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन रद्द किया गया है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको सत्याग्रह आंदोलन का नाम लिया गया है। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी सुरक्षा बल के अलावा बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन इस बैरिकेडिंग पे कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर चढ़ते नजर आए, बैठते नजर आए, नारेबाजी करते नजर आए, वो तस्वीरें जंतर मंतर पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता भी वहां पर नारेबाजी करती हुई नजर आई। पुलिस को इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए खासी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। और इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों की जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे धक्का मुक्की भी हुई है। तस्वीरें आपके सामने। और कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन के दौरान टीवी9 संवाददाता शिवांग माथुर भी वहां पर मौजूद थे। आपको दिखाते हैं उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट।
कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नॉमिनेशन को रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं वो 24 अकबर रोड कांग्रेस के पूर्व मुख्यालय पहुंचे हैं और यहां एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब वो 24 अकबर रोड पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और विधायकों का यहां पे जमावड़ा देखा जा सकता है। तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश के वो यहां पे नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी यहां पे देखा जा सकता है। इनकी मांग थी कि राष्ट्रपति से मिलने का इनको समय भी मिले, लेकिन वो समय अभी तक नहीं मिल पाया है। कुल मिला के जो कार्यकर्ता हैं और जितने भी विधायक यहां आज दिल्ली पहुंचे हैं उनका उग्र प्रदर्शन यहां पे देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस की तमाम टीम्स और बड़े अधिकारी यहां पे तैनात हैं और दिल्ली पुलिस सीधे तौर पे इनको ये कह रही है कि यहां प्रदर्शन करना अलाउ नहीं किया गया है। उसके बावजूद वोट एवं सीटों को चुराने का आरोप लगाया जा रहा है। डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में तब्दील करने का आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधायक। इनका सीधे तौर पे कहना है कि कोई भी चुनाव देश में फेयर तरीके से नहीं किया जा रहा है और इसी तरह के आरोपों के साथ आज यहाँ पे प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कोशिश करेंगे कुछ नेताओं से भी बात करने की कि आखिर क्या ये विधायक जो हैं वो कहना चाहते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हिटलर का जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं बीजेपी हुकूमत, इस तो बहुत बेकार चीज है कि मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए अनुमति देना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन जो है ओनली बीजेपी कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये पब्लिक का कमीशन नहीं है, ये तो खाली बीजेपी कमीशन है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस पथराव केस में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 अभियुक्तों को पहचान उनका कर लिया गया है। इसके बाद हिरासत में 2 नाबालिग और 1 की तलाश फिलहाल जारी है। कल शाम फिरोजाबाद के पास इस ट्रेन पर पथराव किया गया था। इस ट्रेन में उस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यात्रा कर रहे थे और इस दौरान इस ट्रेन पर पथराव किया गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को खबर लगी। तत्काल शासन और प्रशासन एक्टिव हुआ, मामला दर्ज किया गया और 2 लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, जबकि 1 शख्स की तीसरे अभियुक्त की पहचान और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि कुछ 3 बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे जो माइनर हैं और वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो उनके द्वारा वहाँ सीसीटीवी में क्लियर कट दिख भी रहा है कि एक बच्चे द्वारा उसमें ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंका गया है। तो जब सीसीटीवी फुटेजेस से और आसपास के मुखबिरों के माध्यम से जब बच्चों को हिरासत में लिया गया है तो उनसे पूछताछ भी की गई है। तो उनको किसी ये जानकारी नहीं थी कि ट्रेन में कौन व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। उनके द्वारा ये और भी जब चेक किया गया तो ये तीनों जो बच्चे हैं उनका एक आपराधिक इतिहास भी है, कुछ चोरी के मुकदमे भी हैं 2 और आरपीएफ ने भी एक मुकदमा पहले 2024 में पंजीकृत किया है। तो इसमें से 3 बच्चों में से 2 बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। तीसरा का भी नाम प्रकाश में आ गया है, उसको भी तत्काल हम लोग हिरासत में लेंगे। और फिरोजाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत की ट्रेन पर गुरुवार शाम को पथराव हुआ। पत्थर सीधे उसी बोगी पर लगा जिसमें वो बैठे थे। इससे खिड़की का शीशा टूट गया। भागवत कानपुर से शताब्दी एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहे थे। मोहन भागवत एग्जीक्यूटिव क्लास के E1 कोच में थे। ट्रेन जब मक्खनपुर फिरोजाबाद के बीच से गुजर रही थी तभी अचानक बोगी को निशाना बनाकर पत्थर फेंका गया। गनीमत रही कि इस पथराव में संघ प्रमुख सुरक्षित रहे। सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन को बीच रास्ते में कहीं भी नहीं रोका गया। घटना की सूचना मिलते ही टुंडला जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ मुस्तैद हो गए। शाम करीब 7:30 बजे जैसे ही शताब्दी एक्सप्रेस टुंडला जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया गया। टुंडला जंक्शन पर सुरक्षा जांच करने के बाद ट्रेन को दिल्ली रवाना कर दिया गया। वहीं आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने मक्खनपुर फिरोजाबाद रेल खंड के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मामले की जांच की जा रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। सुरक्षा के कड़े प्रोटोकॉल और स्टेशन पर भीड़ भाड़ को देखते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत को ट्रेन से नीचे नहीं उतारा गया। सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने बोगी के भीतर जाकर उनसे मुलाकात की।
और दिल्ली के मालवीय नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद किया है। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरबिंदो कॉलेज के पास पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की शिनाख्त गोपाल और सौरभ के तौर पर हुई है, जो गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच को देर रात सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले 2 शातिर बदमाश मालवीय नगर इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने अरबिंदो कॉलेज के पास जाल बिछाया। क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रैप लगाकर इन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन उनसे रुकने को कहने पर उन्होंने सरेंडर करने के बजाय भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस इसके बाद उन्हें तुरंत एम्स में लेकर गई, जहां पर इलाज चल रहा है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से हथियार बरामद किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और मुंबई की हार्बर लाइन पर आज अचानक तकनीकी खराबी की वजह से लोकल ट्रेनों पर ब्रेक लग गया। हालांकि रेलवे ने आधे घंटे में खामियां दूर कर आवाजाही को बहाल कर दिया। मुंबई की हार्बर लाइन सेवा आज प्रभावित हो गई। चेंबूर के पास ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर में तकनीकी खराबी की वजह से अप और डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। घटना की सूचना सुबह करीब 9:45 बजे दी गई, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। रेलवे प्रशासन के मुताबिक तकनीकी टीम ने युद्ध स्तर पर काम कर मरम्मत का काम आधे घंटे में पूरा कर लिया, जिसके बाद ट्रेन सेवा फिर से शुरू कर दी गई। रुकावट की वजह से हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सर्विस में करीब 20 मिनट की देरी हुई। जानकारी के मुताबिक चेंबूर के पास ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर पर किसी ने कपड़ा फेंक दिया था, जिससे हुए तकनीकी खराबी के चलते हार्बर लाइन की ट्रेन सेवाएं बाधित हुई थी। हार्बर लाइन दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई और पश्चिमी उपनगरों तक लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी प्रदान करती है। पीक आवर्स में आई खराबी की वजह से काम पर निकले हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जता चुका है और लोगों से जरूरी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और भोपाल के हलालपुर पटाखा मार्केट में भीषण आग लग गई, जिसके चलते काफी देर तक धमाकों की आवाज सुनी गई है। हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। विनाशक आग का यह वीडियो एमपी की राजधानी भोपाल के हलालपुर पटाखा मार्केट की है, जहां देर रात अचानक भयानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पटाखों के धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। घटना के बाद काफी देर तक पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना रहा। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और हालात की गंभीरता को देखते हुए कई फायर स्टेशन से गाड़ियों को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में आग लगी वो पटाखा मार्केट में पेट्रोल पंप के पास थी। आग लगने की वजह से दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई और लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भोपाल और इंदौर को जोड़ने वाले रास्तों पर दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया था। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लोगों का कहना है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। और खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के धुले में शिरपुर के पास थिनर केमिकल ले जा रहा एक ट्रक पलट गया। हादसे के बाद उसमें आग लग गई। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। जलते हुए ट्रक की ये तस्वीर महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका से सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रक में थिनर केमिकल था। ट्रक जब सावर फाटा के पास शहादा बुरहानपुर हाईवे से गुजर रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। सड़क किनारे ट्रक के पलटने के बाद अचानक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही पलों में पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर गया। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। दूर से ही आग और धुएं के गुबार को देखा जा सकता था। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में राहत की बात यह रही कि पास में ही पेट्रोल पंप होने के बावजूद कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों सुरक्षित बच गए। इसके अलावा सड़क पर चलने वाले लोग भी सुरक्षित रहे।
हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने काफी देर में काबू पाया। और महाराष्ट्र के जालना में अस्पताल के बाहर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है। हिंसा, हंगामा और मारपीट की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जालना जिले की हैं, जहां अंबड उपजिला अस्पताल के सामने दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो में लोग एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर एक ही गांव के दो गुट अस्पताल के बाहर आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट और पथराव हुआ। अस्पताल परिसर के बाहर हुए हंगामे और मारपीट की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मामले में अंबड पुलिस थाने में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट करने वालों की पहचान कर रही है। पुलिस के मुताबिक मामले से इलाके की शांति भंग हुई है। हंगामा और मारपीट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि गांव में चल रहे विवाद को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की तैयारी थी। इसी के लिए दोनों गुट अस्पताल के बाहर इकट्ठे हुए थे, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद फिर भड़क गया और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। यूपी के वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन का एक बुलडोजर एक्शन जारी है। अब तक इलाके के 136 मकान गिराए जा चुके हैं। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में ढांचों को गिराने का काम जारी है। ऑपरेशन के तहत 12 इमारतें गिरा दी गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक 136 घर गिराए जा चुके हैं। इन घरों के मालिकों को मुआवजा भी दिया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के साथ साथ कई थानों की फोर्स दाल मंडी में लगा दी गई। अधिकारियों के मुताबिक नई सड़क से लेकर चौक थाने तक 650 मीटर की दाल मंडी गली को 60 फुट चौड़ा किया जाना है। इसमें 30 फुट की सड़क और दोनों तरफ 15 फीट की पटरी होगी। वाराणसी की दाल मंडी गली को मॉडल सड़क के तौर पर विकसित किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट जारी किया गया है। सड़क के तैयार करने का मकसद बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचाने के लिए श्रद्धालुओं को लेकर एक अलग रास्ता तैयार करना है। इसके साथ ही यहां पर टूरिस्ट कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, जिससे लोकल उत्पादों को एक बड़ा बाजार देने की भी तैयारी है। इसके जरिए हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा। और नोएडा के सेक्टर 49 के ओवरसीज अपार्टमेंट में गुरुवार देर रात चौथी मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग के दौरान फ्लैट के अंदर 3 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर विभाग और स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। आग लगने के बाद रेस्क्यू अभियान चलाकर दमकल विभाग ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मामला थाना सेक्टर 49 का है। सुरक्षित बाहर निकलने के बाद कैसे इस महिला ने फायर ब्रिगेड की टीम का धन्यवाद करते हुए खुशी का इजहार किया, देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड अधिकारी राहुल पाल सिंह ने बताया कि ओवरसीज अपार्टमेंट में चौथी मंजिल पर आग लगने और लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर सर्विस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। दमकल विभाग और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट में। मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका। राज्यसभा में खड़े होने के लिए नामांकन रद्द होने के बाद चुनाव आयोग गए और उसके बाद कोर्ट का रुख अपनाया। लेकिन यहां पर देखिए, खबर ये आ रही है, बड़ी खबर, कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है, मीनाक्षी नटराजन की अपील को खारिज कर दिया? बिल्कुल रवि, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूर्व के जो फैसले थे उनको आधार में ध्यान में रखते हुए इस मामले पर फैसला दिया है। और राज्यसभा का जो नामांकन था, जो आरओ द्वारा रद्द किया गया था मीनाक्षी नटराजन का, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और कहा है कि ऐसे मामले में रिट याचिका द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती। इस मामले में
जब चुनाव पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो इलेक्शन पिटीशन है उसी के आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को इस मामले में हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने की छूट भी प्रदान की है। हालांकि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो रिट याचिका दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत जो रिट याचिका है वो नहीं दाखिल की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्गुमेंट हुए थे यहाँ पे सभी आदेश अपने आदेश में सभी को दर्ज किया है और आरओ के आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की रिट याचिका को खारिज कर दिया है। जी रवि। पीयूष, अब इस पूरे मामले में क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पहुंची हुई थी, अब क्या विकल्प बचता है? कांग्रेस अब क्या करेगी इस पूरे मामले के बाद? देखिए, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो ओर से जो आदेश आया है उसमें ये स्पष्ट है कि इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है और अब जो भी होगा वो हाई कोर्ट में होगा और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन के द्वारा आया जा सकता है। लेकिन ये मामला चूंकि स्टैट्यूटरी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बीच में था और जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें ये स्पष्ट था कि जो चुनाव से संबंधित मामला है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका नहीं दाखिल की जा सकती और इस मामले में सिर्फ इलेक्शन पिटीशन ही दाखिल की जा सकती है। तो इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा रिट याचिका को खारिज करते हुए मीनाक्षी नटराजन से कहा है कि आप हाई कोर्ट में दाखिल करें इलेक्शन पिटीशन और उसके बाद इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जी शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। तो मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हाई कोर्ट में जा सकती हैं। इस अपील का आधार संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये मामला एक तरीके से हाई कोर्ट के विकल्प के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है फिलहाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी जयंती नटराजन की तरफ से उसको फिलहाल खारिज कर दिया। तो देखिए, इस पूरे मामले में तब एक दिलचस्प मोड़ आ गया था जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया था और उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग का रुख किया और वहां से निराशा हाथ लगी। तो फिर मीनाक्षी नटराजन गई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। नामांकन रद्द करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, प्रक्रिया शुरू होने पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और प्रक्रिया शुरू होने पर रिट याचिका नहीं दायर की जा सकती। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में। मीनाक्षी नटराजन की जो याचिका खारिज की गई है कोर्ट की तरफ से और साथ ही यह भी कहा है कोर्ट ने कि इसमें आपके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मैटर नहीं है इसलिए आप इसको एक अपील के द्वारा हाई कोर्ट में दोबारा आप इसमें एक तरीके से याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो राहत के लिए कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में वो राहत सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को नहीं मिली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि प्रक्रिया शुरू होने पर रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसी आधार पर और नामांकन रद्द करने का आरओ का फैसला सही ठहराया है और मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह पाया कि सुनवाई योग्य नहीं है। नामांकन रद्द करने के मामले में हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि यह कहा है कि इस पूरे मामले में आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और वहां से अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो मिला जुला कर मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का नामांकन रद्द होने के मामले में बहुत बड़ी अपेक्षा थी। दो जगह उन्होंने दरवाजे खटखटाए थे, पहला चुनाव आयोग, वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तत्काल सुनवाई चाहते थे तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया। आज की डेट दी गई और आज भी इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई है तो कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। पीयूष पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, राहत तो नहीं मिली लेकिन एक विंडो अभी भी खुला हुआ है कि अगर आप इस पूरे मामले में जो चुनाव आयोग या वहां के जो ऑफिसर्स हैं उनके फैसले से सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां से रिलीफ नहीं मिलेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए। मतलब याचिका खारिज हो गई है लेकिन एक विंडो मीनाक्षी नटराजन के पास अब भी मौजूद है।
देखिए विपिन, ये विंडो पहले भी खुला हुआ था। अगर सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज करते हुए ये ना कहती कि हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, तब भी वो हाई कोर्ट जा सकते थे इलेक्शन पिटीशन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जो दलीलें थी उनको दर्ज किया था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि आपके पास ये विंडो है कि आप इलेक्शन पिटीशन में हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। लेकिन आप रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले जो हैं वो उसमें स्पष्ट है कि जब चुनावी प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाती है तो अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और इसी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आप इलेक्शन पिटीशन में हाई कोर्ट जाएं। यहाँ पर जो मामला है वो स्टैट्यूटरी राइट से संबंधित है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की रिट याचिका खारिज की जाती है। जी, मामला कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार का था और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगे के लिए जरूर रेफर कर दिया। फिलहाल उनको कोई राहत नहीं दी है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने।